और रिटेल ट्रेडर्स जो कि सबसे छोटे कैटेगरी के माने जाते हैं, उनको सबसे लास्ट में पता चलता है और उनको लगता है हम न्यूज़ के बेसिस में कोई ट्रेड कर लेंगे। तो न्यूज़ के बेसिस पे रिटेल ट्रेडर्स तो ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने फंडामेंटली आपने स्ट्रॉन्ग चेक कर लिया लेकिन मार्केट ही ट्रेंडिंग नहीं है तो कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट वो अल्टीमेटली वो स्टॉक नीचे आएगा। हाफ एन आवर ब्रेक में ही कॉल्स मी एंड ही सेज जल्दी से बता बैंक निफ्टी की कौन सी कॉल लूँ। तो इन दैट कि आप जब एंट्री करते हो ना, आपको पता होना चाहिए आप एग्जिट कहाँ करोगे, आपको पता होना चाहिए नंबर्स के बेस में। ट्रेडिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। उन्हें लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने बताया वीवैप लगा हुआ है, इसके ऊपर बाय करो, इसके नीचे सेल करो और ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं होता है। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ कि मार्केट के सही अपडेट्स के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और कौन से स्टेप्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप लोग क्या करते हो अपडेट्स के लिए? चार्ट स्टडिंग इज द की। हम ये सोचें आज एक र्यूमर है, जैसे वॉर डिक्लेयर हो गई तो मार्केट गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी, लेकिन दैट इज़ न्यूज़ ड्रिवन। बट आप डेली तो ऐसी कोई न्यूज़ की वेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जितना हो सके आप प्राइस एक्शन स्टडी कीजिए, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको सब कुछ बताएगा कि प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ मुझे यहाँ सेल में बैठना है। या प्राइस जहाँ से नीचे से बॉटम से उसने सपोर्ट लिया है तो वो कितनी बार सपोर्ट लिया, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको अपना माइंड नहीं डाइवर्ट करना चाहिए न्यूज़ में या इधर उधर से अपडेट्स के लिए। अपडेट्स के लिए अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो उसके फंडामेंटल्स आप चेक कीजिए कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो अल्टीमेटली आप उसमें बाय करके आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट थिंग। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे इट डिफर्स कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं। आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो कि आप डेरिवेटिव्स में ही करते हो, फ्यूचर्स में करते हो, किस पे करते हो, तो उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी जो है, मैं मोस्टली अगर ऑप्शंस में करती हूँ या स्टॉक के ऑप्शन में हो या नॉर्मल इंडेक्स ऑप्शन में हो, तो उसमें मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को ही कंसीडर करती हूँ जो चार्ट में है, टेक्निकल्स, प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। अगर मुझे स्टॉक्स नहीं, क्योंकि न्यूज़ का एक चीज़ होता है वो भी आपका कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन चार्ट में आपको दिख जाएगा, बिकॉज न्यूज़ आर ऑलवेज फैक्टर्ड इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि कल आपको न्यूज़ आया और वो चीज़ फैक्टर्ड नहीं हुई होगी मार्केट में। आप पहले ही देख लेना कि अगर एसबीआई कल 10% गैप डाउन आने वाला है तो उससे पहले एसबीआई का चार्ट वो शो करने लगेगा कि एसबीआई में कोई तो न्यूज़ है जो उनको इंटरनल लोगों को पता है वो चीज़। और रिटेल ट्रेडर्स जो कि सबसे छोटे कैटेगरी के माने जाते हैं, उनको सबसे लास्ट में पता चलता है और उनको लगता है हम न्यूज़ के बेसिस में कोई ट्रेड कर लेंगे। तो न्यूज़ के बेसिस पे रिटेल ट्रेडर्स तो ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो अप्रोच होती है, उनको न्यूज़ पता होती है। और फिर मैंने जैसे बोला कि ऑप्शंस और अगर डेरिवेटिव्स और इसमें आपको ट्रेड करना है तो प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स यू कैन डू इट। यू डोंट नीड एक्चुअली और टू लुक फॉर एनी काइंड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर स्टॉक्स के किसी में कर रहे हैं तो स्टॉक्स में हाँ, कंपनी की एनालिसिस आप देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, कैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू इट। Exactly. I also second that thought absolutely. I don't read newspapers or for any daily updates के लिए ये जो Economic Times, I don't do that. But my husband sitting here, he does that regularly and we often discuss that कि अच्छा ये वाली news आई है, and surprisingly that news is already discounted well in the markets. मतलब वो पहले ही, for example अभी IOC का dividend declare हुआ था and it was absolutely visible in the charts and the data. तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप न्यूज़पेपर्स, स्पेशली ईटी, आई मीन दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ये सारे न्यूज़पेपर्स मार्केट्स के बाद पढ़िए ताकि आपका जो बायसनेस है वो मार्केट्स की तरफ उतना ज़्यादा ना हो। जिस तरीके से आपका एब्सोल्युटली अगर आप चार्ट्स और इसके बेसिस, डेटा के बेसिस पर जाते हैं तो आप न्यूज़पेपर बाद में पढ़िए और पहले आप अपना ट्रेडिंग को देखिए। आपका जो एक सिस्टम है वो आप फॉलो कीजिए। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपका सिस्टम भी आपको लगेगा कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। एग्जैक्टली। हाय, माय नेम इज़ तनीषा गर्ग और मेरे 2 फ़ॉलो-अप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज़ फ्रॉम यू मैम। आपने बताया कि प्राइस और वैल्यू को आप डिफ़र करके उसकी बेसिस पे एंट्री और एग्ज़िट लेते हो। तो प्राइस तो हमें क्लियरली दिख जाता है, बट वैल्यू को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? दैट्स द सिस्टम। इसी सिस्टम के पीछे आई थिंक हम सब लोग हैं।
सारे ट्रेडर्स हैं या सारे जो भी एस्पायरिंग ट्रेडर्स हैं वो होना चाहते हैं, वैल्यू कोई भी मार्केट में किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है जब आपको लगता है कि वो वाली चीज़ उतने रुपए की नहीं है जितने रुपए की अभी दिख रही है. सो वैल्यू इज़ डेफिनेटली लीडिंग. प्राइस एक्शन इज़ स्टिल समथिंग जो कि हमें काफ़ी इजीली दिख जाता है, सब लोग उसको फॉलो भी कर लेते हैं इजीली, बट वैल्यू इज़ समथिंग दैट इज़ लीडिंग. एंड अगर हम वो जो सिस्टम है उसको बना लेते हैं, मेरा सिस्टम बोल रहा है कि रिलायंस शुड बी अप एंड राइट नाउ इट्स नॉट अप, तो वो ही मैं उसके ही पीछे भागूंगी. मैं रिलायंस को आई विल बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक बिकॉज आई सी द वैल्यू मच मोर देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ. सो आई थिंक it's in the system, and the system is created by a lot of factors. For example, for me, it's created by data and it's created by technical analysis. ओके, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. माय सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यू मैम. आपने बताया कि स्टॉक में कोई भी न्यूज़ आ रही होती है तो वो एक दिन पहले ही पता चल जाती है, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जिसमें बल्क डील हो, चाहे इनसाइडर डील्स हो, तो वो आज भी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट में मिल जाते हैं. सपोज एक दिन पहले उसमें डील्स आई हैं, तो क्या उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट फिर उसमें ट्रिक ये आता है कि एज अ रिटेल ट्रेडर आप किस पॉइंट पे एंट्री करोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस हो, मतलब जो ऑलरेडी न्यूज़ की वजह से प्राइस इतना हाई हो चुका होता है कि आप उस पॉइंट पे अगर एंटर करोगे तो क्या वहाँ से सेल ऑफ होने के चांसेस है कि नहीं. तो वो आपको थोड़ा सा, मतलब वो फिर आप मार्केट में इतने दिन रह के आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि क्या मुझे इस प्राइस पे एंटर करना चाहिए या नहीं एंटर करना चाहिए. तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलती हूँ कि जब भी इस टाइप की कोई न्यूज़ की चीज़ आती है, मैं उसको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम देती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू मेक कि अब इसमें कोई एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी. इमीडिएटली अगर आप डिसीजन लोगे उस टाइम पे तो आपको नहीं पता वो क्या होगा. जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसका मैं नाम नहीं, जैसे कि अदानी भी है, तो अदानी में एक टाइम पे बहुत चढ़ रहा था वो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद जो उसमें फॉल आया, आई डोंट थिंक कि लास्ट ईयर किसी ने उसमें पैसा भी बनाया होगा, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है लोगों को लग रहा है, लोगों को एक फोमो हो जाता है कि ये इतना चढ़ रहा है, अभी मेरे को एंट्री कर लेनी चाहिए यहाँ पर. बट मैं वैसे कंडीशंस पे नहीं करती. आई ट्राई टू गिव इट एट सम टाइम कि वो सेटल हो जाए वहाँ पर वैल्यू प्राइस, और फिर उसके बाद उस पर आप एंट्री करो. हेलो एवरीवन. मैम, मेरा सवाल आप तीनों से है कि जैसे आप लोग इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप टेक्निकल और फंडामेंटल को कैसे एनालाइज करते हो और इंटीग्रेट कैसे करती है? तो सी माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स में, ऑप्शंस में मुझे फंडामेंटल की इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं फंडामेंटल्स देखूं. तो प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स आई कैन टेक माई ट्रेड. और अगर मैं इंट्राडे कर रही हूँ तो इंट्राडे में मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे ग्रीक्स की भी ज़रूरत नहीं है देखने के लिए कि मुझे नहीं चाहिए वो सब चीज़ें, तो मैं आसानी से कर सकती. बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही हूँ, मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म मुझे 6 मंथ्स के लिए ये स्टॉक पे है, तो उसके लिए डेफिनेटली आई विल लुक फॉर फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल ऑल्सो. सो फॉर शॉर्ट टर्म बेसिकली फॉर लाइक 2 वीक्स से अगर आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक का, तो वहाँ पर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का एक कॉम्बिनेशन आता है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म में चले जाते हो जैसे 1 ईयर से 3 ईयर्स 4 ईयर्स के लिए, तो उसमें फंडामेंटल विल प्ले मेजर रोल ऑन दैट. सो उसमें फंडामेंटल, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. तो उसमें लॉन्ग टर्म आता है. ओके, तो एज सी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि हम टेक्निकल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो टेक्निकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ऑफ कोर्स अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है तो आप एक ट्रेंडिंग मार्केट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप EMAs देख सकते हैं, आप VWAP देख सकते हैं, एक सिंपल आप चार्ट भी देख सकते हैं जिसमें जो कैंडल्स है वो हायर लोज बना रही है. ये सिंपल आप चीज़ें देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट को देखने के लिए. और दूसरी चीज़, अगर आप डेटा देखते हैं तो आप अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं, वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं एज़ पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एज़ पर योर सिस्टम. तो ये सब चीज़ें आप टेक्निकल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर मैं अपना पर्सनल फंडामेंटल्स की बात करूँ तो फंडामेंटल्स में आई थिंक अर्निंग्स, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो लास्ट क्वार्टर की, लास्ट ईयर की अर्निंग्स पर शेयर, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है मेरे स्क्रीनिंग में. तो मैं वो डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, उस फ़िल्टर को मैं लगाती हूँ. आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए उन फिल्टर्स को लगाने का, तो दैट्स नॉट अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू. तो आप अर्निंग्स का काफ़ी ध्यान रख सकते हैं. ग्रोथ ऑफ कोर्स कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की क्या ग्रोथ रही है लास्ट कुछ टाइम में,
एक डेट भी एक क्राइटेरिया है मेरा कि कितना उस कंपनी के ऊपर डेट है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं फंडामेंटली अपने पोर्टफोलियो के लिए इम्प्लीमेंट करती हूँ। दैट सेम विद मी। जैसे अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई सी द फंडामेंटल्स, लेकिन एंट्री कहाँ करनी है उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन और टेक्निकल पर जाती हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देन उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उस पर कोई डेप्थ नहीं है या ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो दैट वुड बी लाइक माई चॉइस कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ चूज़ करनी है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है देन आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग एट दैट मोमेंट। अगर मार्केट थोड़ी ट्रेंडिंग जोन में आ जाती है तो उसमें फिर मैं फंडामेंटल्स को टेक्निकल के साथ इंटीग्रेट करूँगी। एक इंडिकेटर जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो 200 EMA है। इफ़ द मार्केट इज़ अबव दैट और नियर दैट, उस टाइम बाय करने में आपको एक अच्छा रन मिल सकता है। फॉर इंट्राडे ट्रेड उसमें हम लोग फ्यूचर्स में अगर डेली काम करते हैं तो उसमें फंडामेंटल्स का ज़्यादा मैटर नहीं रहता, वो बेसिकली आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स को टेक्निकल के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट अ गुड मूव, जिसे कहते हैं कि आप अगर आपने कोई चीज़ नियर लोअर बाय करी है और उसमें आपने फंडामेंटली दैट कंपनी स्ट्रॉन्ग, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से वहाँ बाय बन रहा है, अगर आप वहाँ बाय करेंगे तो आप उसकी एक अच्छी राइड ले सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटली आपने स्ट्रॉन्ग चेक कर लिया लेकिन मार्केट ही ट्रेंडिंग नहीं है तो कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बट वो अल्टीमेटली वो स्टॉक नीचे आएगा, इट विल रिस्पॉन्स टू द मार्केट। तो उसके लिए यही है कि आप जो है उसे एक ऐसे पोजीशन पे बाय बनाएं जिससे कि आप एक अच्छी राइड लेके अच्छी रिटर्न उसमें ले सकें। मैम मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है, बट कविता मैम ने पहले मेंशन किया था कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको ज़्यादा हिट लगता है इफ़ दे आर नॉट, बिकॉज दे आर नॉट दैट कैपेसिटेटेड एज मीडियम और हाईली कैपेसिटेटेड पीपल हु आर इन द मार्केट। तो जो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है या जब वो वॉलेटिलिटी नहीं भांप पाते हैं, जांच पाते हैं, तो उसमें जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे जिन्हें 0 to 20% ही नॉलेज है? तो इज़ इट सेफ फॉर देम टू बी देयर या फिर वी शुड टेक एग्जिट? ओके, सो रिटेल ट्रेडर्स तो ये तो सेबी की रिपोर्ट में ही है कि कितने परसेंट ट्रेडर्स लूज करते हैं मार्केट में। हाँ, सो और वो परफेक्ट रिपोर्ट है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो उससे ज़्यादा भी ना निकल जाए। तो प्रॉब्लम ये है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इनने पूछा था कि जो यंग जनरेशन है जो एंटर कर रही है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 22 से 25 ईयर्स वाले, तो वो सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी है उनकी रिटेल ट्रेडर्स की। आई वुड से 35 एज तक, 35 या 40 ईयर्स के एज ग्रुप तक का है, और जिनका फंड साइज़ है, जो कि फंड साइज़ अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल 5,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और फिर देन इट कैन गो टू, मैं 5 CR तक चलो मानती हूँ, 5 CR 10 CR तक, तो ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, वो उनको यही नहीं पता होता है जब वो मार्केट में एंटर करते हैं कि हमें मार्केट से निकलना कब है, हमें एग्जिट क्या करना है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि हमने एंट्री की है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे, अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल बनाएंगे, कल नहीं हुआ तो इतने, मतलब वो अपने दूसरे काम में इतने ओवर, कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव नहीं होते जितने वो ट्रेडिंग में पॉजिटिव होते हैं, जबकि ट्रेडिंग में इतने पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में मार्केट का फियर आपको हमेशा होना चाहिए। आई वुड से कि आपको 15 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट में, बट यू शुड स्टिल फियर द मार्केट। मार्केट का अगर फियर नहीं हुआ तो मार्केट आपका सब कुछ लेके जा सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इनको फियर नहीं होता है, इनको लगता है नहीं आज नहीं बना है तो क्या हुआ, दे आर मोर ओवर कॉन्फिडेंट और मोर मतलब ये बोल सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको जो होता है लॉस भी सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे ये फैक्टर एक बहुत बड़ा लगता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। ओके, आपका क्वेश्चन है कि उनको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर इज दैट द क्वेश्चन? या हाउ शुड दे स्टे, आई डोंट नो, सेफ if there is high frequency trading in the market? Okay, so it has been there for a while now. I think अभी तो काफ़ी टाइम हो गया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को होते हुए इन इंडिया इटसेल्फ, इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आई थिंक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम, उनका माइंडसेट इज़ द प्रॉब्लम, एज कविता जी ऑल्सो सेड। उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा ऑफकोर्स फियरलेस है, दैट इज़ देयर। एंड फियरलेस इसलिए भी है क्योंकि टिकट साइज़ बहुत छोटा है। टिकट साइज़ बहुत छोटे होने की वजह से उनको डर नहीं है, ठीक है 5,000 चले भी गए तो इट्स फाइन। I often tell this thing. I have a friend in army
एंड उसके मतलब दे हैव दीज सेशंस जिसमें उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसके बीच में उनका ब्रेक्स होते हैं. दे हैव हाफ एन आवर ब्रेक, और हाफ एन आवर ब्रेक में ही कॉल्स मी एंड ही सेज जल्दी से बता बैंक निफ्टी की कौन सी कॉल लूँ. तो in that, and I mean a person who's that educated and in such a prestigious job is also influenced by all these things. तो ये एक प्रॉब्लम है. it's a plague, you know. there is a meme that goes around जिसमें एडिक्शन के बारे में बात होती है, and it's an FNO addiction, not anything else, which is worse than most of the addictions out there. So yes, high frequency trading is there. You can only be protected अगर आप hedging करके चलते हैं. मेरे अकॉर्डिंग एक hedging से आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है. मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइन रहता है. इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो. सबसे इट शुड बी अ बिगनर्स माइंडसेट, चाहे आपको सालों हो जाएं, और वो बिगनर्स माइंडसेट स्टॉक मार्केट में यही कहता है कि आप अपना रिस्क डिफाइन करके चलो. जब तक आपका रिस्क डिफाइन नहीं होता, और आप आजकल इतनी नॉलेज है, स्ट्रैटेजीज़ की इतनी नॉलेज है, ट्रेडिंग की इतनी नॉलेज है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए ग्रैस्प करने में. बट द problem is of the attitude. Nobody really wants to grasp all those knowledge out there, and they just want to put the money in the markets. तो problem attitude में है, markets में नहीं है. इस पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, मतलब ये सबके लिए ही, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के लिए मोस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एंट्री जब भी आप किसी ट्रेड पे करो, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जिट पॉइंट. ये मैं अपने यूट्यूब वीडियोस पे भी बताती हूँ. यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ कि आप जब एंट्री करते हो ना, आपको पता होना चाहिए आप एग्जिट कहाँ करोगे. आपको पता होना चाहिए नंबर्स के बेस में. ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली मैथमेटिक्स. अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप उसको ट्रेडिंग को प्रॉपर डिसिप्लिन वे में कर सकते हो कि अगर मैं इसको एंटर करूँगी और मैं सिर्फ इस ट्रेड में 50 रुपीज़ का ही लॉस दूंगी, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए, तो आपको उस 50 रुपीज़ के बेस पे आपको पता होगा कि मुझे ठीक है 5 क्वांटिटी ही लेना है बस, इससे ज़्यादा मैं अपनी एक भी क्वांटिटी मतलब ज़्यादा नहीं कर सकती. तो दैट्स द थिंग. सो इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स जो कि रिटेल ट्रेडर्स नहीं करते. उनको लगता है आज हम भर के लेंगे और बस कल सब करोड़पति बन जाएंगे. बिल्कुल ये चीज़ है कि आप जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कह रहे हैं, उसका मेन रीज़न फोमो है. जैसे अगर कोई और ट्रेडर है, उसने मान लीजिए एक ऑप्शन में 10,000 रुपीज़ लगाए, वो सेम डे में कई बार 50,000 भी मिल जाते हैं उसे, तो ही गेन 40,000 रुपीज़ जस्ट इन अ डे. दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. तो उस केस में पीपल गो फॉर लाइक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कि चलो मुझे पैसा आज ही कमाना है, बट उन्हें नेगेटिव साइड नहीं पता कि ये 10,000 डेली जा सकते हैं. इट्स नॉट ईजी. सो देर इज़ अ थिंग कि रिस्क आपको अपना डिफाइन करना है कि हाउ मच यू आर रेडी टू लूज इन द मार्केट, और एब्रप्ट एंट्री नहीं करनी जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है. अगर आज आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप MBBS करते हैं, तो आप पहले उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं. आप एक आर्किटेक्चर करते हैं, तो आप पूरे उसकी नॉलेज लेते हैं. तो आप ट्रेडिंग को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं कि मैंने कहीं से एक रील देखी, उन्होंने बताया कि ये करना है, और अगले दिन ही आपने ट्रेड ले लिया. दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल. दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एनी वन. यंग जनरेशन नहीं, जैसे आज हमारी एज के भी जो लोग हैं, उन्हें लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने बताया VWAP लगा हुआ है, इसके ऊपर बाय करो, इसके नीचे सेल करो और ट्रेड ले लो. ऐसा नहीं होता है. इट्स लाइक इट्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो आप डेली करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं, उसी से ही आप ट्रेड कर सकते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स बेसिकली. वंस यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, देन यू गो फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. दैट टाइम आपको ये पता है कि आपकी साइकोलॉजी पे आपने वर्क किया हुआ है, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट में वर्क किया हुआ है, आपने सब चीज़ पे वर्क किया हुआ है. आपको ये पता है कि मुझे रोज़ मार्केट से थोड़ा थोड़ा चाहिए, मुझे एक ही दिन में मर्सिडीज़ नहीं लेनी है. आई नीड टू टेक अ स्मॉल अमाउंट डेली. हम एक मोबाइल की शॉप हमने लूटनी नहीं है, हमें सिर्फ एक मोबाइल लेके वहाँ से आना है. दैट शुड बी द एटीट्यूड. Thank you so much.